मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं परशुराम कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने इस खास प्रोग्राम एसएससी कॉमन ईयर में स्वागत करता हूं। आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो एसएससी एग्ज़ाम 2009 में अकाउंटेंट और ऑडिटर सेक्शंस में पूछा गया था। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। आज भी हमारे पास 10 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए और देखने के बाद इसे बनाने का प्रयास कीजिए। और अगर बना लिए हैं तो कुछ देर से बना लिए हैं तो ठीक है, और नहीं बनाए तो स्क्रीन को रोकिए थोड़ा देर के लिए और इसको पहले बनाइए। उसके बाद फिर हम एक एक प्रश्न का जिक्र करेंगे और ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 कहता है कि दिस बुक इज बिलोंगिंग टू हिम। अब समझिए यहाँ पर गलती क्या किया है। दिस बुक के साथ इज लगा है, बिलोंगिंग लिखा, ये सही है। गलती कहाँ पर है वो समझिए, यहाँ पर यही गलत है। यहाँ जो इसने इज बिलोंगिंग लिखा है बिल्कुल गलत है। याद रखेंगे कि अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो रखना का सेंस देता हो, उसमें जो है आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। तो उसमें सबसे पहला वर्ड याद रखेंगे, एक तो हो गया बिलोंग टू। बिलोंग टू मन होता है किसी चीज़ का मालिक होना या उसका उस पर अधिकार होना। दूसरा वर्ड है OWN और तीसरा शब्द है पोजेस, POSSESS। ये तीन ऐसे शब्द हैं जिसमें जो है आईएनजी का इस्तेमाल नहीं होता। एक और शब्द है, अगर हैव का भी अर्थ रखना हो HAVE, तो इस सेंस में हैव के साथ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं एक कलम रख रहा हूँ तो इसका ट्रांसलेशन कभी नहीं होगा आई एम हैविंग अ पेन। तो ये समझने वाली बात थी। तो यहाँ पर जो इज बिलोंगिंग लिखा है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इज बिलोंगिंग के स्थान पर जो होगा वो सही सेंटेंसेस का होगा BELONGS। अगर ये लिखा रहता, यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये सारे वर्डों का इस्तेमाल बिलोंग, ओन, पोजेस और हैव का इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में होता है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो 151 का जो एरर है वो किस सेक्शन में है, बी सेक्शन में एरर है, यानी इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। यहाँ इज बिलोंगिंग के स्थान पर अगर बिलोंग्स लिख दिया जाए तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 151 आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 152 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 152 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 102 आपको कह रहा है ही जोक्स मेड मी टू लाफ। याद रखेंगे ये कॉजेटिव वर्ब का है। अगर आपने अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये दो तरह से होता है जनरली। पहला स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद अगर मेक लिखा हुआ रहे या मेक्स लिखा हुआ रहे या मेड लिखा हुआ रहे तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो ट्रांजिटिव वर्ब बनता है वो गेट के द्वारा बनता है। अगर गेट लिखा हुआ है, गेट्स लिखा हुआ है या गॉट लिखा हुआ है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो इसके बाद जो है V3 का इस्तेमाल होता है। तो हम समझता हूँ कि आप इस प्रश्न को समझ जाओगे। लिखता है हिज जोक्स मेड मी टू लाफ। तो यहाँ पर जो टू लाफ का जो इस्तेमाल किया है ना, क्योंकि मेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद 2 + V1 का इस्तेमाल नहीं होता है ना, डायरेक्ट V1 का इस्तेमाल होता है। हिज जोक्स मेड मी लाफ, उसके जोक्स ने मुझे हंसाया। तो यहाँ पर 2 का इस्तेमाल जो है अनावश्यक है, यानी 152 का जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा सी सेक्शन में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 153 और को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 कहता है कि बी शैल अवेट टिल यू फिनिश योर लंच। यहाँ पर देखिए लोग कन्फ्यूजन में यहाँ पर पढ़ते हैं अवेट के साथ। तो याद रखेंगे, मैं बता दूं, वेट फॉर का मतलब होता है इंतज़ार करना। अगर वेट लिखेंगे तो इसके बाद फॉर लगेगा, लेकिन अगर वेट के साथ अगर फॉर नहीं लिखना है तो इसके स्थान पर आप अवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बी शैल अवेट है ना, हम लोग इंतज़ार करेंगे टिल यू फिनिश योर लंच, जब तक आप लंच को समाप्त नहीं करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पहले भी बताया है कि यदि वाक्य में कंजक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कंजक्शन है तो कल टिल, आज टिल है, इसके पहले इफ़ वाला आया था। तो ध्यान देंगे टिल और इफ़ के बाद वाला वाक्य हमेशा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है एक वाक्य, और इधर वाला जो सेंटेंस होगा तो आपको पता है कि अगर इफ के बाद V1 या V5 प्रेजेंट इंडिफरेंट है तो दूसरा जो वाक्य होगा वो कौन सा टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बी से एलिवेट फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया है और टिल के बाद जो है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का इस्तेमाल किया है। तो मेरे समझ से 153 में 143 में कोई भी
एरर नहीं है, अर्थात 153 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर जो होगा वो डी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 154 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, डोंट स्पीक लाइज। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है, डोंट स्पीक लाइज, देखिए झूठ बोलना, ठीक है, झूठ बोलना का अंग्रेजी क्या होता है ये आपको समझना है। तो झूठ बोलना का अंग्रेजी जब भी होता है तो दो अंग्रेजी होता है, एक तो होता है टेल लाई, दूसरा होता है टेल लाइज, ये दो अंग्रेजी होता है झूठ बोलना का। और इसके साथ एक और वर्ड जानिए, सच बोलना का अंग्रेजी क्या होता है। अगर सच बोलना रहेगा तो सच बोलना का अंग्रेजी होता है स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ का मतलब होता है सच बोलना। और दूसरा इंग्लिश इसका होता है टेल द ट्रूथ भी होता है, टेल द ट्रूथ भी होता है। यानी सच बोलने में स्पीक और टेल दोनों चलता है, लेकिन झूठ बोलने के लिए सिर्फ टेल शब्द का ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर स्पीक जो स्पीक लिखा है यही गलत है, यहाँ स्पीक के स्थान पर यदि टेल लिख दिया जाता ना तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाता। यानी 154 का जो आंसर होगा मेरे समझ से इसका जो आंसर होना चाहिए वो कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ बी सेक्शन में आना चाहिए। यहाँ स्पीक हटेगा और स्पीक के स्थान पर टेल का इस्तेमाल होगा। तो चलिए हम फिर बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ। 155 क्या कहता है इसको समझेंगे। कहता है हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स। समझने वाली बात क्या है जो समझिए, इसको सेकंड में मैं इसको समझाऊंगा। सिंपल ट्रिक है, अगर दो रहता है तो दो रहने पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। दो रहेगा तो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, दो रहने पर होता है कंपैरेटिव डिग्री। और दो से ज़्यादा रहने पर, दो से ज़्यादा रहने पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। एसडी का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए यहाँ पर लिखा है टू ब्रदर्स, तो जब टू ब्रदर्स का इस्तेमाल है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट को कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो याद रखेंगे इसका पॉजिटिव होता है स्ट्रॉन्ग, कंपैरेटिव होता है स्ट्रॉन्गर और सुपरलेटिव डिग्री होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। तो जब यहाँ दो का जिक्र हो रहा है तो दो का जिक्र हो रहा है तो स्ट्रॉन्गर का इस्तेमाल होगा, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, न कि सुपरलेटिव डिग्री का। तो स्ट्रॉन्गेस्ट के स्थान पर यदि स्ट्रॉन्गर लिख दिया जाता है तो ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाता है। यानी 155 का जो आंसर होगा वो मेरे समझ से बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 156 की ओर बढ़ते हैं। 156 क्या कहता है इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। 156 आपका कह रहा है ही केम लेट टू द क्लास डजंट ही। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है। क्वेश्चन टैग में देखिएगा सबसे पहले अगर सब्जेक्ट के बाद अगर V2 लिखा हुआ रहता है ना तो इसका क्वेश्चन टैग जब भी बनेगा तो अगर V2 लिखा हुआ रहता है तो इसमें डिड का इस्तेमाल होता है, और अगर सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लिखा हुआ रहता है तब डज का इस्तेमाल होता है, पहला चीज़। अब यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट के बाद V2 लिखा है तो इसमें क्या रहना चाहिए, डिड रहना चाहिए, और यहाँ पर इसने डिड का इस्तेमाल नहीं किया है, डज का इस्तेमाल किया है। सेकंड चीज़, यदि वाक्य पॉजिटिव होता है, ही केम लेट, ये पॉजिटिव वाक्य है, तो जब पॉजिटिव वाक्य होगा तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ डजंट, सबसे पहले तो देखेंगे डजंट को पहले तो यहाँ डिड में करेंगे परिणत, और देखिएगा ये पॉजिटिव वाक्य है तो यहाँ पर डिंट होना चाहिए। तो डजंट के स्थान पर यदि अगर डिंट लिख दिया जाता है ना तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है और पास्ट के साथ डज नॉट का इस्तेमाल नहीं बल्कि डिड नॉट का इस्तेमाल होता है। चलिए, तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 156 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 157 की ओर। क्वेश्चन नंबर 157 क्या कहता है, कहता है इफ़ ही हैड प्लेड वेल, इफ़ ही हैड प्लेड वेल ही विल हैव वॉन द मैच। देखिए मैंने कल भी बताया था कंडीशनल सेंटेंस का वाक्य है, अगर इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगा हो, V1 या V5 लगा हो तो दूसरा वाक्य जो है सब्जेक्ट के साथ शैल विल प्लस V1 से चालू होता है। अगर इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 रहे तो दूसरा जो वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 का इस्तेमाल होता है। और अगर तीसरा कंडीशन है कि अगर इफ़ के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 रहे तो दूसरा जो सेंटेंस चालू होगा उसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल होगा। तो देखिएगा इफ़ ही हैड प्लेड वेल लिखा है और देखिए ये तीसरा स्ट्रक्चर पर आधारित है, इसमें हेड का इस्तेमाल हुआ है। तो जब हेड का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर विल हैव का इस्तेमाल नहीं होगा। विल हैव के स्थान पर यदि
वुड हैव को अगर लिख दिया जाए, विल हैव के स्थान पर वुड हैव को लिख दिया जाए तो ये वाक्य जो है बिल्कुल सही है। यानी 157 का जो आंसर होगा वो मेरे समझ से किस में है, वो बी में है, क्योंकि गलती यहाँ पर ही किया है। क्वेश्चन नंबर 158 की ओर बढ़ेंगे। देखिए 158 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। 158 कहता है कि पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैव बीन बॉट बाय मी। देखिएगा ट्राउजर्स लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि यदि कोई नाउन प्रीपोजिशन के द्वारा जुटा हुआ हो और तो उसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो प्रीपोजिशन के पहले शब्द आता है ना, उसी के अनुसार वर्ब होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ए पेयर लिखा हुआ, एक जोड़ा, तो एक जोड़ा है तो यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं होगा बल्कि हैज़ का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर 2 पेयर्स रहता तब यहाँ पर हैव सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ए पेयर है, एक जोड़े की बात हो रही है, तो एक जोड़ा के लिए यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल होगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, है ना। तो देखेंगे 158 का जो इस तरह से अगर आंसर जो है, इसका आंसर किस में आ जाएगा, इसका आंसर जो है बी होगा, क्योंकि यहाँ पर हैव है, हैव के स्थान पर हैज लिखते हैं तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलिए इसी तरह से हम फिर बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 159 की ओर। 159 क्या कहता है कि ही वॉज आस्क्ड टू पुट हिज साइन। ध्यान देंगे ये हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हिज कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव है कौन कौन, जो भी याद रखिए, तो हो गया माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर और इट्स। ये सारे के सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जब भी आता है तो क्या आता है, नाउन आता है, वर्ब कभी नहीं आता। साइन यहाँ पर वर्ब है, जब इसको नाउन में चेंज करेंगे तो साइन को जब नाउन में चेंज करते हैं तो साइन बन जाता है सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर साइन के स्थान पर यदि सिग्नेचर, क्योंकि हिज एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, तो यहाँ पर साइन जो शब्द लिखा है वो गलत है, यहाँ साइन के स्थान पर सिग्नेचर होगा। तो 159 का यदि आप आंसर देखते हैं तो इसका सही आंसर मेरे समझ से होनी चाहिए बी, यहाँ साइन नहीं बल्कि सिग्नेचर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 160 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 कहता है फंगस चेंज इट अपीयरेंस डिपेंडिंग ऑन इट्स वेराइटी एंड वेयर इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ। समझिए फंगस है ना, फंगस जो है ये सिंगुलर नाउन है, फंगस है ना, ये सिंगुलर नाउन है, रेडियस, ये सब सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा जब भी वर्ब का इस्तेमाल होगा तो वो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर चेंज लिखा है और जबकि ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर चेंज का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि चेंजेज का इस्तेमाल होगा। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो 160 में फर्स्ट में ही एरर दिया गया है, फंगस चेंजेज इट्स अपीयरेंस होगा। तो 160 का जो आंसर होगा वो मेरे समझ से वो ए होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। इंतज़ार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।